Hello friends, once again welcome to in my YouTube channel. So today here we will discuss the amnion, amniotic fluid, their role and what is oligohydramnios and what is polyhydramnios. Okay, तो ये पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग विद द एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो अल्टीमेटली एमनियोटिक फ्लूइड एक कैविटी एमनियोटिक फ्लूइड जो रहता है हमारा, ओके, वो कैविटी की जब जो क्वांटिटी बताई गई है, ओके, लेस देन नॉर्मल जब उसकी क्वांटिटी रहती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओलिगोहाइड्रोमिनस बोलते हैं. और मोर देन जो नॉर्मल क्वांटिटी बताई गई है, ओके, अगर रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनस बोलते हैं. ओके, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता होना चाहिए कि जो एमनियन है, जो एमनियोटिक कैविटी है, ओके, वो अल्टीमेटली है क्या. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या फीटल मेम्ब्रेन. ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें पर्टिकुलर हमारा एमनियोटिक कैविटी या फिर एमनियन आता है. ओके, एमनियन किसे बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बनाने के लिए जो सेल रेस्पॉन्सिबल होते हैं ना, ओके, वो टोटली हम उन्हें क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं. ओके, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और फीटल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आने वाले हमारे योग सैक होते हैं, एमनियोटिक कैविटी होती है, एलेंटॉइस होता है, ओके, प्लेसेंटा होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है. ये सभी अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर बोलते हैं. और ये स्ट्रक्चर अल्टीमेटली जाइगोट से ही बने हुए रहते हैं. ओके, जाइगोट आपको पता है फर्टिलाइजेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसके बाद जाइगोट बनता है. ओके, जाइगोट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द मोरुला, मोरुला इंटू रिजल्ट इन द ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ओके, ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनता है. तो अल्टीमेटली ब्लास्टुला में जो एक सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ओके, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है हमारे ट्रोफोब्लास्ट के लेयर में. ओके, और वो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर अल्टीमेटली कौन से सेल से डिराइव होता है, वही जाइगोट से जो माइटोटिक डिवीजन होकर जो नंबर ऑफ सेल बने हुए, वही अल्टीमेटली ट्रोफोब्लास्ट की एक लेयर अल्टीमेटली वहाँ पे बनता है अराउंड द सेल. ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्टिक लेयर बोलते हैं. ओके, और आपने देखा भी होगा और आपने रिप्रोडक्शन वगैरह में आपने पढ़ के आए हो. ओके, 12th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ये सभी कॉन्सेप्ट बताया हुआ रहता है कि ब्लास्टुला से ब्लास्टोसिस्ट बनने के जो अल्टीमेटली जो प्रोसेस होता है, ओके, वहाँ पे एक कैविटी क्रिएट होती है जिन्हें हम ब्लास्टोसील बोलते हैं. ओके, आईसीएम यानी कि इनर सेल मास या फिर एम्ब्रियोनल सेल ट्रोफोब्लास्ट के एक साइड के पेरीफेरी पे जाके अटैच हुआ रहता है. ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब वही है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या फिर जो फीटल मेम्ब्रेन जिन्हें हम बोल रहे हैं, ओके, वो सभी स्ट्रक्चर्स अल्टीमेटली वो जाइगोट से ही डिराइव होते हैं और वो स्ट्रक्चर में ही हमारा एमनियोटिक कैविटी इंक्लूडेड है. ओके, intra-embryonic events like for organs and tissue of the embryo, okay, number of extra embryonic structure develop as well along with this particular जो extra embryonic जो इवेंट्स है जहाँ पे ऑर्गन्स बनते हैं, जहाँ पे टिश्यूज़ बनते हैं. ओके, अलॉन्ग विद दैट वहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर भी बनते हैं. ओके, तो जिनमें आने वाले हमारे क्या है, एमनियन है, योग सैक है, एलेंटॉइस है, कोरियन है, प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड है. ओके, दिस ऑल थिंग्स इंक्लूडेड इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स. ओके, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होते हैं दैट रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन ऑफ द एम्ब्रियो एंड फीटस. ओके, जो एम्ब्रियो जो बनेगा, जो फीटस जो डेवलप होगा, जो ऑर्गन्स फीटस के जो डेवलप होंगे और जो टिश्यू डेवलप होंगे, वो अल्टीमेटली इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो फंक्शन है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होगा. वो जो टिश्यूज़ हैं, वो जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यू सिस्टम्स है, जो सेल है, वो किससे बनेगा, वो उस आईसीएम से बनेगा, उस एम्ब्रियोनल सेल से बनेगा, वो इनर सेल मास से बनेगा. ओके, जो ब्लास्टोसिस्ट के टाइम जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल से अटैच था. ओके, तो अल्टीमेटली ये देखिए एट बर्थ क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं. ओके, तो फ्रॉम यूट्रस एट आफ्टर बर्थ. ओके, एसेंशियल ये रिक्वायर क्यों होते हैं, एसेंशियल टू परफॉर्म प्री नेटल डायग्नोसिस द प्रोसीजर सच एज एमनियोसेंटेसिस एंड कोरियोनिक विलस बायोप्सी और यू कैन से कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग. ओके, तो अल्टीमेटली ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम क्या करते हैं पता आपको, इनके डायग्नोस फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, फॉर टू रूल आउट एनी क्रोमोसोमल एनोमलीज, क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज. ओके, तो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स. ओके, अब हम आते हैं अपने एमनियन के बारे में. ओके, एमनियन अल्टीमेटली मैंने आपको बताया फर्स्ट ऑफ ऑल
हम पहले ये देख लेते। ओके, तो ये अगर आप डायग्राम देख लोगे ना तो आपको बेटर अंडरस्टैंड आएगा। ओके, तो ये देखिए पर्टिकुलर डायग्राम आप देखिए, ये डायग्राम आप देखिए। ओके, तो ये देखिए अल्टीमेटली यूट्रस है। ओके, और ये यूट्रस में अल्टीमेटली ये जो हमारा ये जो लेयर है ना, ओके, पर्पलिश जो कलर है, ओके, दैट इज़ नथिंग बट हमारा एमनियन है। ओके, पर्पलिश कलर वाला जो लेयर है हम इसे हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। ओके, और ये जो फ्लूइड है इस पर्टिकुलर एमनियन के अंदर इन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनेटिक फ्लूइड बोलते हैं। ओके, अब इससे थोड़ा सा बेटर डायग्राम जो है ना वो देखिए, अभी ये नेक्स्ट डायग्राम में है। अल्टीमेटली आई होप आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने थोड़े से एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में भी आपने देखा होगा। ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो बनता कैसे है। ओके, तो ब्लास्टुला जब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है तब वो क्या होता है, इम्प्लांटेशन के लिए वो रेडी हो जाते हैं। ओके, इम्प्लांटेशन क्या होता है, एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इनटू द एंडोमेट्रियम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लांटेशन। ओके, तो इम्प्लांटेशन होने के बाद जो इनर सेल मास होता है, जो एम्ब्रियोनल सेल होता है, ओके, वो अल्टीमेटली 2 सेल में डिवाइडेड हो जाता है। ये अलग से अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, अलग अलग जो डायग्राम्स हैं, ओके, उसको एक पर्टिकुलर वीडियो में पुटअप करूँगा मैं। ओके, तो अल्टीमेटली जो इनर सेल मास था वो 2 लेयर ऑफ सेल में डिवाइडेड होता है, एक हाइपोब्लास्ट एक एपीब्लास्ट। ओके, तो ये जो लेयर है ये एपीब्लास्ट होता है, और ये वाला जो ये जो लेयर है, ओके, ये देखिए ये जो है सेल ये हमारा एपीब्लास्ट है, और ये वाला जो सेल है, ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट बोलते हैं। होता क्या, ये जो ग्रीनिश स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रहा है ना, डार्क जो ग्रीन आपको जो ये कलर्स दिख रहे हैं, ओके, पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। ओके, मेसोडर्म मतलब एक पर्टिकुलर टिश्यूज़ होगा। ओके, तो ये जो लेयर है ना अराउंड दिस पर्टिकुलर एपीब्लास्ट के जो ये जो लेयर है ना, ये कहाँ से डिराइव होता है, ये पर्टिकुलर एक ट्रोफोब्लास्ट के जो लेयर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को जो बाउंडेड है, ओके, उस पर्टिकुलर सेल से ये लेयर डिराइव हुआ होता है। ओके, तो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर से ये सेल डिराइव नहीं हुआ है। इस पर्टिकुलर सेल का जो डिराइव है ना, ये पर्टिकुलर ट्रोफोब्लास्ट के सेल से डिराइव हुआ होता है। ओके, तो अल्टीमेटली ट्रोफोब्लास्ट का लेयर किधर है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को बाउंडेड है। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। और बाद में कुछ स्पेस क्रिएट होके एक पर्टिकुलर एक और ट्रोफोब्लास्ट होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। ओके, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस के डीलिंग एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम आप ये पर्टिकुलर वर्ड्स को सुनोगे, और बहुत सारे लोग इसको मतलब ऑलरेडी ये स्टडी हुए रहते हैं, दैट्स वाई इसको मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ। ओके, इतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को जो बाउंडेड है, उस पर्टिकुलर लेयर से, ओके, साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल से क्या होता है, ये पर्टिकुलर जो ये लेयर है ना, ये इससे डिराइव हुआ रहता है। ओके, और इन दैट सेम वे यहाँ पे भी जो ये एपीब्लास्ट है ना, ये अल्टीमेटली जो ट्रोफोब्लास्ट है उसी के सेल के लेयर के साथ ये पर्टिकुलर डिराइव हो रहता है। होता क्या है कि रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 कैविटी। ओके, जो फर्स्ट कैविटी है इन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, और हमारा जो सेकंड कैविटी है इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी यॉर्क सैक बोलते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा नेमिंग भी इनका करेक्ट है। ट्रोफोब्लास्ट के सेल की लेयर है, ये ट्रोफोब्लास्ट के सेल की लेयर अल्टीमेटली प्रोलिफरेट होते हैं, और प्रोलिफरेट होने के बाद ये क्या करते हैं, जो एपीब्लास्ट होता है ना, उनके अराउंड एक कैविटी क्रिएट करते हैं। ओके, इन दैट सेम वे इन दैट सेम वे जो हमारा हाइपोब्लास्ट होता है उसके अराउंड भी एक कैविटी क्रिएट करते हैं। ओके, एंड अलग अलग 2 कैविटी क्रिएट होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, और एक यॉर्क सैक बोलते हैं। अभी होता क्या है, ये देखिए जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म था ना, वो क्या करता है पता है आपको, वो पूरे इस पर्टिकुलर जो एपीब्लास्ट और जो हाइपोब्लास्ट है ना, वो पूरे को कवर करता है। ओके, ये देखिए ये पूरे को क्या करता है, कवर करता है। द लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये देखिए, हाँ, यस, अल्टीमेटली ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेसोडर्म है ना, ये स्प्लैनेकोप्लूरिक लेयर और जो अल्टीमेटली जो सोमेटोप्लूरिक लेयर, ये 2 लेयर में डिवाइडेड हो जाता है। ओके, जो स्प्लेनोप्लूरिक जो लेयर है ना, वो अल्टीमेटली ये पूरे स्ट्रक्चर्स को बाउंडेड किया हुआ रहता है, और जो हमारा
जो सोमेटोप्लूरिक लेयर है वो अल्टीमेटली ट्रोफोब्लास्ट के सेल के अराउंड या फिर उसके पेरीफेरी या फिर उसके साइड्स पे रहता है। एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट होता है। ओके, बस आपको इतना याद रखना है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो यहाँ पे फुल्ली जो डेवलप हुआ था, ओके, जो ये टिश्यूज़ जो इसके अराउंड पूरे मतलब फिलअप था, वो अल्टीमेटली एक स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है और दो पार्ट में डिवाइडेड होता है या फिर दो लेयर में डिवाइडेड होता है, एक सोमेटोप्लूरिक, एक स्प्लेनोप्लूरिक लेयर। ओके, स्प्लेनोप्लूरिक जो लेयर है अल्टीमेटली वो जो एम्ब्रियोनल सेल या फिर जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के को जो कवर करते हैं वो लेयर को हम बोलते हैं, और जो अल्टीमेटली ट्रोफोब्लास्ट को जो कवर करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सोमेटोप्लूरिक बोलते हैं। ओके, और यही अल्टीमेटली जो सोमेटोप्लूरिक जो स्प्लेनोप्लूरिक जो लेयर है ना, वही अल्टीमेटली द पार्ट ऑफ सोमेटोप्लूरिक लेयर कवर्स द yolk sac and part of this particular splenopluric layer covers the our amniotic cavity। ओके, तो अल्टीमेटली इसी को नेमिंग वगैरह किया है। और ये देखिए जो स्टॉक है ना, ये अल्टीमेटली ये जो एम्ब्रियो जो यहाँ पे एम्ब्रियो के जो सेल्स या फिर जो स्ट्रक्चर्स और यू कैन से जो एपीब्लास्ट और जो जो एमनियोटिक कैविटी और जो योक सैक बना हुआ है ना, ये अल्टीमेटली सेल से किधर मतलब इधर उधर जाए ना, उसको रोकने के लिए यहाँ पे कनेक्टिव स्टॉक बना हुआ रहता है। ओके, तो ये जो टिश्यूज़ है ना, ये भी अल्टीमेटली हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के ही टिश्यूज़ रहते हैं। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव स्टॉक बोलते हैं। और यही कनेक्टिव स्टॉक पे ही हमारे क्या बनते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड्स वगैरह बनते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने जो फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप अगर फर्स्ट वो अंडरस्टैंड कर लोगे ना, तो आपको वो इजी होगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ओके, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एमनियन किसे बोलते हैं। एमनियन मतलब होता है कि जो सेल amniotic कैविटी बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। ओके, तो इट इज़ अ थिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट लूजली एनवेलप द एम्ब्रियो फॉर्मिंग एन एमनियोटिक सैक दैट इज फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, तो लूजली जो मेम्ब्रेन है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का, मैंने आपको बताया कि सोमेटोप्लूरिक जो लेयर है, ओके, नॉट सोमेटोप्लूरिक, जो स्प्लेनोप्लूरिक जो लेयर है वो अल्टीमेटली अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर कवर्स द एमनियोटिक कैविटी। ओके, वही यहाँ पे लिखा गया, इट इज़ अ थिन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट लूजली इनवेलप the embryo forming an amniotic sac that forming an amniotic sac or amniotic cavity, okay, that is filled with the amniotic fluid। ultimately जो amniotic cavity होती है वो स्पेस को बोलते हैं। ओके, और जो सेल जो ये जो सैक बनता है ना, ओके, अगेन वी आर गोइंग इन दैट सेम पेज। ओके, जो सैक बनता है ना उन्हें हम क्या बोलते हैं, ये देखिए ये सैक है। ओके, ये जो सेल है ये सैक है, और ये जो कैविटी है इन्हें क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं। अभी जो एमनियन है ना, ये देखिए एमनियन आपको दिख रहा होगा। एमनियन ये पता है आपको, एमनियन ये दो लेयर सेल से बना हुआ रहता है। ये देखिए, एक तो हमारा स्प्लेनोप्लूरिक लेयर है एंड अलॉन्ग विद द ट्रोफोब्लास्ट का लेयर। ओके, तो एमनियन अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूट विद द बोथ। तो एमनियन ये देखिए दो लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, एक स्प्लेनोप्लूरिक लेयर और एक ट्रोफोब्लास्ट का लेयर। ओके, और जो इनर वाला जो लेयर है, ओके, जो एमनियोटिक कैविटी का, उसका जो बेस जो बना हुआ रहता है ना, वो अल्टीमेटली एपीब्लास्ट से बना हुआ रहता है। ओके, वही अल्टीमेटली बाद में एक्टोडर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, तो एमनियन इंक्लूड बोथ स्प्लेनोप्लूरिक लेयर और ट्रोफोब्लास्ट का जो लेयर होता है, ओके, वो दोनों उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। ओके, वो यहाँ पे लिखा गया है, it is a thin extra embryonic membrane that loosely envelop the embryo forming an amniotic sac that is filled with the amniotic fluid। Okay, the amniotic sac is lined by ectodermal cell of inner cell mass, okay, and amniogenic cell of trophoblast। Okay, जो ट्रोफोब्लास्ट का जो सेल का जो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल होंगे जो कवर करेंगे, ओके, इंटरनली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के पहले, ओके, जो सेल को वो कवर करते हैं फ्रॉम, ये देखिए, फ्रॉम रूफ एंड लेटरल वॉल। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियोजेनिक सेल बोलते हैं। ओके, और जो बेस को जो टच हुए रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली इनर सेल मास का एक्टोडर्मल सेल ऑफ इनर सेल मास। ओके, अगेन वो डायग्राम पे जाएंगे। डायग्राम अगर आप समझ जाओगे ना तो पॉइंट्स होते जो आपको ईजी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अगेन वी विल गोइंग ऑन द सेम डायग्राम। स्प्लेनोप्लूरिक लेयर है। ओके, पहले आप समझिए, ये देखिए, पहले ये डायग्राम समझिए। मैंने आपको ये समझाया भी है, लेकिन स्टिल आई विल अगेन रिपीट द सेम थिंग।
ये जो लेयर है ना, मैंने आपको बताया ट्रोफोब्लास्ट से डिराइव हुआ है। ओके, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियोजेनिक सेल बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियोजेनिक सेल बोलते हैं। ओके, और ये जो सेल के लेयर है ना, ये अल्टीमेटली क्या है, ये इनर सेल मास का लेयर है। ओके, जब ब्लास्टोसिस्ट अगर आपको पता होगा तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ये इनर सेल मास का लेयर है जो कि बेस पे है, और रूफ और लेटरली जो बाउंडेड है वो क्या है, एमनियोजेनिक सेल है। वो कौन से सेल हैं, ट्रोफोब्लास्ट के सेल से डिराइव हुए हैं। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियोजेनिक सेल बोलते हैं। ओके, अभी होता क्या है कि एमनियोजेनिक सेल का एक लेयर, ओके, जो कि रूफ और लेटरली जो कवर है, और बेस अल्टीमेटली इनर सेल मास से बना हुआ है, और वो पूरे को कवर किया हुआ हमारा क्या है, स्प्लिनोप्लूरिक लेयर। ओके, तो ये टोटली इन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। ओके, और उस एमनियन के थ्रू अल्टीमेटली एक कैविटी बनती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी बोलते हैं, जो कि अल्टीमेटली फिल होता है विथ हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, एमनियोटिक सैक इज लाइन बाय एक्टोडर्मल सेल ऑफ इनर सेल मास एंड एमनियोटिक सेल ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। ओके, तो एमनियोजेनिक सेल लाइन द रूफ एंड लेटरल वॉल ऑफ एमनियोटिक सैक and do not cover its floor. Okay, do not cover its base. Okay, as the amniotic sac enlarges during the late embryonic period. Okay, वो enlarge जब हो जाता है due to collection of more and more amniotic fluid within it, the the amnion gradually surrounds the whole embryo and encircles the developing umbilical. Okay, तो जैसे मैंने आपको बताया, एमनियोटिक जैसे ही वो डेवलप हो जाता है, वो वहाँ से डिटैच ना हो, उस डिटैच को प्रिवेंट करने के लिए अल्टीमेटली वहाँ पे कनेक्टिंग स्टॉक बनता है। ओके, द एमनियोटिक कैविटी ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ एक्स्ट्रा एमनियोनिक सिलोम। ओके, बाद में वो ग्रो होता है, और बाद में वो क्या होता है, कोरियन एंड एमनियन, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं। ओके, द एमनियोटिक कैविटी ग्रो एट द एक्सपेंस ऑफ द एक्स्ट्रा एमनियोनिक सिलोम, जो कि मैंने आपको स्पेस बताया ना कि दो लेयर एक्स्ट्रा एमनियोनिक जो मेसोडर्म होता है वो दो लेयर में डिवाइड होता है, स्प्लिनोप्लूरिक और सोमेटोप्लूरिक। ओके, ये दो लेयर में जो डिवाइड होने के बाद जो एक बीट में जो सीलम बनती है, जो कैविटी होती है, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वो सीलम एक ऑक्यूपाई हो जाता है, जैसे ही हमारा एमनियोटिक कैविटी इनलार्ज होता है, वो पर्टिकुलर सीलम ऑक्यूपाई होते जाता है विद द एमनियोटिक कैविटी। ओके, और बाद में क्या होता है, जो कोरियन रहते हैं, ओके, वो कोरियन अल्टीमेटली एमनियन से फ्यूज हो जाते हैं। ओके, एमनियन अल्टीमेटली कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, आउटर लेयर मेड अप ऑफ सोमेटोप्लूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड इनर लेयर मेड अप ऑफ एमनियोजेनिक सेल। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। या आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है आपको ये बहुत ही क्लियर कट एमनियन के बारे में बता रहा है। एमनियन अल्टीमेटली डिराइव विद द टू लेयर, आउटर लेयर मेड अप ऑफ सोमेटोप्लूरिक लेयर। ओके, सोमेटोप्लूरिक लेयर या फिर स्प्लिनोप्लूरिक लेयर, जो भी कुछ है। ओके, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है, ओके, और उस पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के जो मैंने दो पार्ट आपको बताया, उनमें से जो पार्ट हमारे एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क को जो कवर करते हैं, ओके, वो वाला लेयर, और अलॉन्ग विद दैट जो हमारे एमनियोजेनिक सेल्स होते हैं, जो कि ट्रोफोब्लास्ट के सेल से जो डिराइव हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया। ओके, ये जो कोरियंस हमारे रहते हैं, ये कोरियंस और अल्टीमेटली ये जो एमनियन, ये दोनों आपस में बाद में फ्यूज हो जाते हैं। ओके, ये जो स्पेस जो बता हुआ है ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो सीलोम है ना, ये स्पेस बाद में इतना नहीं बचता है, ये स्पेस बचता ही नहीं है, ये बहुत बड़ी कैविटी बन जाती है। ओके, ये पूरे को कवर कर देता है, एक एम्ब्रियोनिक कैविटी, एक बड़ी कैविटी बन जाती है। ओके, तो अल्टीमेटली सीलोम, ये सीलोम नहीं रहता है वहाँ पे, यानी कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का स्पेस जो है, जो कैविटी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, और जो कोरियंस जो रहते हैं वो एमनियन के साथ फ्यूज़ हो जाता है। ओके, क्यों फ्यूज़ हो जाता है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो है, जो एमनियोटिक जो सैक रहेगा ना, वो सैक बड़ा होना चाहिए, उस बड़े सैक में ही एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा आएगा, यानी कि बड़ा एमनियोटिक फ्लूइड लाने के लिए बड़ा सैक चाहिए। बड़ा सैक क्यों चाहिए, बड़ा एमनियोटिक या फिर ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड क्यों चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर अमाउंट बताया गया है 1 लीटर अप्रॉक्सीमेटली 700 to 1 लीटर अप्रॉक्सीमेटली एमनियोटिक फ्लूइड रहना चाहिए, वो प्रॉपर रहना चाहिए। ओके, यानी कि उतना क्वांटिटी रहना ही चाहिए, अदरवाइज़ जो पर्टिकुलर जो प्रोटेक्शन का काम है या फिर जो भी कुछ अभी हम देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड कौन कौन से फंक्शन करते हैं। ओके, तो वो फंक्शन प्रॉपरली नहीं होंगे। ओके, तो टू मेंटेन देयर प्रॉपर फंक्शन एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल क्वांटिटी होना चाहिए। ओके,
या लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है। ओके, तो ये देखिए एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में भी आ रहे हैं। एमनियोटिक फ्लूइड है क्या? इट इज़ अ क्लियर वाटरी लिक्विड। ओके, तो क्लियर रहता है, ये वाटरी फ्लूइड रहता है। ओके, जिसके अंदर सॉल्ट, शुगर, यूरिया एंड प्रोटीन्स रहते हैं। ओके, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें यूरिया कैसे आया, इसमें सॉल्ट्स कैसे आया, मैं आपको बताता हूँ। इट इज डिराइव फ्रॉम एमनियोटिक सेल्स बाय फिल्टरेशन और सिक्रेशन। ओके, जो एमनियोटिक सेल्स है अल्टीमेटली कुछ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड और सीक्रेट करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया एमनियोजेनिक सेल्स। ओके, और जो लेयर है, ओके, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के जो लेयर है, ओके, स्प्लेनोप्लूरिक लेयर, ओके, वो अल्टीमेटली डिराइव करते हैं हमारे एमनियोटिक फ्लूइड को। फीटल यूरिन व्हेन किडनी स्टार्ट फंक्शनिंग, जब फीटस का किडनी प्रॉपर तरीके से, मतलब जो भी कुछ 3 to 10 ग्राम, एक अप्रोक्सीमेटली इतने ग्राम का एक किडनी फॉर्म होता है फीटस के अंदर। ओके, तो वो अमाउंट का जो फीटस का जो किडनी है, ओके, इतना ज़्यादा तो वो एक्सक्रीशन के लिए इतना मेन इंपॉर्टेंट रोल तो प्ले करता नहीं है, बट स्टिल अ लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन जो बचता है ना, बेबी एक्सक्रीट करता है या फिर फीटस एक्सक्रीट करता है अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर एमनियोटिक फ्लूइड में। ओके, तो एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी में इन्हांसमेंट करने के लिए या फिर एमनियोटिक फ्लूइड बनता कैसे है, वो मैंने आपको बताया कि एमनियोटिक सेल्स जो रहते हैं वो सिक्रेट करते हैं। ओके, देन फीटल यूरिन जो रहता है वो भी अल्टीमेटली एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही आता है। ओके, सिक्रेशन ऑफ लंग सेल्स। ओके, जो भी कुछ म्यूकस वगैरह है, जो भी कुछ डिस्चार्ज वगैरह हमारे रहते हैं लंग्स के। अगेन मैं बोलूँगा कि लंग्स मैच्योर नहीं रहता है। लंग्स आफ्टर द जब बर्थ हो जाती है बेबी का, ओके, उसके बाद ही लंग्स मैच्योर होता है। ओके, तो वो लंग्स इमैच्योर होता है, तभी तो फीटल सर्कुलेशन हमने बनाया है। ओके, बहुत सारे हम शंट टेस्ट वगैरह देखते हैं, डक्टस आर्टियोसस, डक्टस विनोसम, ओके, देन फोरामेल ओवेल, जो भी कुछ शंट्स हैं ना, अल्टीमेटली फीटल सर्कुलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, तो फीटल सर्कुलेशन अल्टीमेटली क्यों होता है? क्योंकि लंग्स हमारा मैच्योर नहीं है। ओके, लंग्स इज़ नॉट दैट मच मैच्योर। तो सिक्रेशन ऑफ जो लंग्स ले, तो जो लंग्स के जो सिक्रेशन है वो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में आता है। सिक्रेशन बाय प्लेसेंटा। ओके, तो ये सभी फैक्टर के थ्रू अल्टीमेटली एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। ओके, जो कि क्लियर वाटरी रहता है, जिसके अंदर सॉल्ट रहता है, शुगर रहता है, यूरिया रहता है। यूरिया कैसे रहता है? क्योंकि किडनी अल्टीमेटली यूरिया को एक्सक्रीट करेगा, और किडनी जो यूरिन जो फॉर्म कर रहा है वो अल्टीमेटली बेबी एक्सक्रीट कर रहा है हमारे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ही। ओके, जो भी जो फीटल यूरिन जो है ना, वो भी एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड को बनने के लिए। ओके, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड बनने के लिए वो अल्टीमेटली फीटल यूरिन एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है। ओके, अभी कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में? एमनियोटिक फ्लूइड अल्टीमेटली पैरासिंथेसिस जो एक प्रोसीजर होता है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पंक्चर करते हैं। ओके, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं एमनियन को, जो एमनियोजेनिक सेल्स होते हैं, या फिर जो एमनियोटिक कैविटी जो बना के जो सेल जिन्होंने एमनियोटिक कैविटी बनाया है उनको हम पंक्चर करते हैं, और एक लिटिल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्रेन करते हैं। ओके, और उस पर्टिकुलर ड्रेन किया हुआ एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। ओके, टेस्ट करते हैं मतलब उसको हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं, उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं। ओके, तो उस केमिकल एनालिसिस में हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, ये देखिए आपको ये इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट में आपको मालूम चल जाएगा। एमनियोटिक फ्लूइड कंटेन मेटाबोलाइट्स एंड हार्मोन्स लाइक एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, एंड ह्यूमन जो प्रोलैक्टिन, जो भी कुछ हार्मोन है। ओके, तो एचसीजी एंड एचपीएल, दीज 2 हार्मोन्स हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। एचसीजी अल्टीमेटली यूरिन के थ्रू मिल जाता है, एचपीएल भी लिटिल अमाउंट ऑफ यूरिन के साथ मिल जाता है। ओके, सेल दैट आर स्लव्ड ऑफ फ्रॉम फीटल लंग, प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक सैक। ओके, ये सभी अल्टीमेटली हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है। एमनियोटिक सैक बना कैसे? एमनियोटिक सैक अल्टीमेटली एमनियोजेनिक सेल से बना। एमनियोजेनिक सेल किससे बना? ट्रोफोब्लास्ट से बना। ट्रोफोब्लास्ट कैसे बनता है? अल्टीमेटली वो जाइगोट का एक सेल होता है जो कि क्लीवेज के प्रोसेस के बाद बनता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक माइटोटिक डिवीजन है। ओके, माइटोटिक डिवीजन मतलब क्या? जहाँ पे क्रोमोसोम जो नंबर होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं। तो कहने का मतलब वही है कि वही जाइगोट का जो सेल जो डिवाइडेड होके, जिसके अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम या फिर जो जेनेटिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सेल अल्टीमेटली
हमारे पर्टिकुलर एमनियोटिक कैविटी को बाउंडेड किया हुआ है। ओके, एमनियोटिक कैविटी उसी सेल से बना हुआ है। ओके, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है ना, उस पर्टिकुलर एमनियोटिक फ्लूइड में एमनियोटिक सैक के कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ सेल्स रहते हैं, फीटल लंग्स के कुछ टिश्यूज़ रहते हैं। ओके, प्लेसेंटा का कुछ स्ट्रक्चर रहता है। ओके, एंड फीटल यूरिन। ओके, ये 3 हमारे कंपोनेंट होते हैं। जो एमनियोसेंटेसिस हम जो करते हैं, जहाँ पे पंक्चर हम करते हैं। ओके, एमनियन के जब पंक्चर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ओके, सेंटेसिस मतलब होता है पंक्चर करना। तो एमनियन को जब पंक्चर करके जो हम एमनियोटिक फ्लूइड जब ड्रेन करते हैं ना, वहाँ पे एक PCPNDT एक पर्टिकुलर एक्ट आता है, जहाँ पे प्री कॉन्सेप्शनल प्री नेटल डायग्नोस्टिक जो टेक्निक रहते हैं। ओके, PCPNDT। ओके, यानी कि एक पर्टिकुलर क्रोमोसोमल अनोमलीज को रूल आउट करने के लिए ना, फीटल सेल्स को पहली बात तो क्रोमोसोमल अनोमलीज हम फाइंड आउट किससे करेंगे? उसके लिए सेल होना चाहिए। वो सेल कहाँ पे रहेगा? वो सेल अल्टीमेटली फीटस के पास है। अभी एमनियोटिक फ्लूइड में सेल है ही नहीं। कैसे नहीं है? मैंने अभी आपको बताया कि अल्टीमेटली एमनियोटिक सैक जो बना हुआ है वो जाइगोट के सेल से ही बना हुआ है, और जाइगोट सेल में जो क्रोमोसोम है, ओके, वही अल्टीमेटली एमनियोटिक सैक बनाया है। एमनियोटिक सैक के कुछ तो सेल अल्टीमेटली एमनियोटिक फ्लूइड में रहेगा ही रहेगा। ओके, फीटल लंग्स के टिश्यूज़ कुछ हैं उसके अंदर, प्लेसेंटा का कुछ पार्ट है। ओके, तो जो वो सेल हम जो हमने अमाउंट ऑफ जो एमनियोटिक फ्लूइड जो हम ड्रेन करेंगे ना, उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सेल रहते हैं। ओके, उस सेल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर कोई कंजेनिटल एनोमलीज इसमें है या नहीं है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मैंने आपको बताया। फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड मैं आपको बताता हूँ। ओके, इट परफॉर्म various kind of function. It permits a symmetrical development and growth. Okay, it provide a water cushion to protect the developing embryo and fetus from jolts that mother may receive. Okay, तो एक कशन का काम कर रहा है, एक प्रेशर जो रहता है, ओके, वो क्या कर रहा है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ओके, इट प्रोवाइड्स अ वाटर कशन टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड fetus from the jolts that mother may receive. Okay, it help to maintain a consistent pressure and temperature, okay, around the fetus. It allow a free fetal movements, an important prerequisite for the musculoskeletal development and the blood flow. Okay, तो ultimately musculoskeletal development के लिए and blood flow के लिए ultimately हमारा fetal movement is necessary. Okay, and this particular amniotic fluid is allowing to move the movement of the fetus. Okay, it form a hydrostatic bag that is called a bag of water that help in the dilatation of the cervix at the beginning of the labor. Okay, तो अल्टीमेटली ये जो एमनियोटिक जो फ्लूइड रहता है ना, ओके, ये जो बैग के तरह जो काम कर रहा है, बैग ऑफ वाटर जो जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड बना हुआ है, लेबर के टाइम क्या करता है? ये प्रेशर एग्जर्ट करता है सर्विक्स के ऊपर, सर्विक्स डायलेट हो और डिलीवरी नॉर्मल हो। ओके, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। द एडिशन ऑफ फीटल यूरिन एंड स्वेलिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बाय द फीटस मेंटेन्स द the addition of fetal urine and swelling of amniotic fluid by the fetus maintain the quantity of the amniotic fluid to the optimum. Okay, तो अल्टीमेटली फीटल यूरिन एमनियोटिक फ्लूइड के कंपोजिशन में रोल प्ले करता है। ओके, एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है वो, और वही फीटस क्या करता है? वही एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेल करता है। उसको स्वेल के थ्रू हम वो स्वेल करने के बाद कहाँ पे जाता है? वो स्टमक में जाएगा, लंग्स में जाएगा, ओके, इंटेस्टाइन में जाएगा, और बाद में उसका वही अगेन एब्जॉर्प्शन होता है सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होने के बाद वो अगर कुछ इसमें इम्प्योरिटीज वगैरह रहेंगे तो वो अल्टीमेटली वो मदर के ब्लड में चला जाता है। ओके, क्लिनिकल कोरिलेशन, ये देखिए एमनियोस जो सेंटेसिस होता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ प्रोसीजर बाय विच द एमनियोटिक फ्लूइड इज एस्पिरेटेड, और यू कैन से कुछ अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हम ड्रेन करते हैं फ्रॉम द एमनियोटिक कैविटी फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पस। ओके, फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पस ओनली। यहाँ पे हम सेक्स क्रोमोसोम फाइंड आउट करने के लिए नहीं करते हैं। एमनियोसेंटेसिस बैन था, लेकिन एक पर्टिकुलर रूल बताया गया है कि जो रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या फिर जो रजिस्टर्ड जो मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, ओके, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहीं पे ये पर्टिकुलर प्रोसीजर्स होंगे। ओके, अदरवाइज़ सब जगह पे ये सब पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सेक्स रेशियो है, फीमेल फीटिसाइड्स जो प्रॉब्लम है, ओके, वो उनको रोकने के लिए एमनियोसेंटेसिस अल्टीमेटली ये एक पर्टिकुलर जो बनाया गया था। ओके,
तो फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पस ओनली एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। इट इज़ यूजली डन एट द 14th to 15th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अल्टीमेटली वहाँ पे क्या होता है कि कंजेनिटल एनोमलीज जो रहते हैं ना, वो हम रूल आउट इजीली कर सकते हैं। ओके, तो इट इज यूजुअली डन एट 14 to 15 वीक ऑफ प्रेगनेंसी व्हेन द एमनियोटिक सैक कंटेन अराउंड 225 मिलीलीटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ओके, जब इतना फ्लूइड रहता है एट द 14th और 15th वीक में, इतना अमाउंट ऑफ फ्लूइड रहता है, तब हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। ओके, क्यों करते हैं? टू एग्जामाइन द क्रोमोसोम इन सेल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर डिटेक्शन ऑफ द जेनेटिक डिसीजेज सच एज डाउन सिंड्रोम, टंडन सिंड्रोम, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, प्रेडल-विलाय सिंड्रोम, नूनन सिंड्रोम। ओके, नंबर ऑफ ऐसे सिंड्रोम्स बताए गए हैं जो कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं। ओके, तो इनको हम पहले से ही पता कर सकते हैं बाय एमनियोसेंटेसिस। ओके, तो जस्ट ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं। अगर कोई प्रैक्टिशनर या अगर कोई फिजिशियन सेक्स क्रोमोसोम अगर किसी पेरेंट्स को या फिर कपल्स को बता देता है, तो उसके जो रजिस्टर नंबर है वो अल्टीमेटली उसको, मतलब वो पर्टिकुलर जो रजिस्टर नंबर है वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट क्लोज कर देता है। ओके, तो इसीलिए इसको नहीं किया जाता, फॉर अ डायग्नोस्टिक पर्पस ओनली एमनियोसेंटेसिस को किया जाता है। ओके, टू डिटेक्ट द डिफेक्टिव एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइलिन सीट, ये हम पता कर सकते हैं। या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये फीटस में है या नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए भी एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। ओके, द सेक्स ऑफ फीटस कैन ऑल्सो भी डिटेक्टेड बाय क्रोमोसोमल स्टडी, जैसे मैंने आपको बताया। सिंस द फीटल यूरिन इज एडेड टू द एमनियोटिक फ्लूइड, इट कैन बी यूज्ड टू स्टडी द फीटल एंजाइम एंड फीटल हार्मोन। ओके, तो अल्टीमेटली फीटस का जब केमिकल एनालिसिस किया जाता है ना, तो वहाँ पे क्रिएटिनाइन एंड यूरिया, ओके, ये सभी भी हम पता कर सकते मतलब उस पर्टिकुलर एमनियोसेंटेसिस के थ्रू क्रिएटिनाइन एंड जो यूरिया जो रहता है ना, आई विल अगेन रिपीट द सेम स्टेटमेंट। अल्टीमेटली फीटस का जो यूरिन है ना, वो एमनियोटिक फ्लूइड का एक कंटेंट कुछ, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के लिए कुछ तो वो रोल प्ले कर रहा है। अभी एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल यूरिन है, यानी कि क्रिएटिनाइन एंड यूरिया है। ओके, तो होता क्या है कि एक हम पता करने के लिए कि पॉलीहाइड्रोमिनस की कंडीशन है या फिर ओलिगोहाइड्रोमिनस की कंडीशन है या नहीं, उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं पता है आपको, एमनियोटिक फ्लूइड कुछ तो निकालते हैं और उसमें क्रिएटिनाइन एंड यूरिया का हम लेवल फाइंड आउट करते हैं। ओके, जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो फीटस है वो ओलिगोहाइड्रोमिनस के स्टेट में है या फिर पॉलीहाइड्रोमिनस के स्टेट में है। ओके, हम उसमें ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सभी भी हम उसको पता कर सकते हैं। उसमें से हम मतलब ये सभी भी जो पैरामीटर्स हैं ना, उनको हम रूल आउट कर सकते हैं। उसमें क्रिएटिनाइन, यूरिया, ग्लूकोज, लैक्टोज, ये सभी कंटेंट रहते हैं हमारे एमनियोटिक फ्लूइड में अंदर। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी ऑफ फीटल एंजाइम्स एंड फीटल हार्मोन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये जो पर्टिकुलर जो प्रोटीन है ना, अल्फा फिटोप्रोटीन, ये एमनियोटिक फ्लूइड में अगर ज़्यादा रहता है तो इट इंडिकेट्स द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, तो यही मैंने आपको बताया कि एमनियोसेंटेसिस एक रिक्वायर या फिर एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है जो कि एक फिजिशियन करता है। अगर उसको सोनोग्राफी में कुछ तो अगर प्रॉब्लम लगता है कि कुछ एनी काइंड ऑफ अनोमलीज या फिर प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू फाइंड आउट करता है। वो वहाँ पे अल्फा फिटोप्रोटीन रूल आउट करेगा, वो वहाँ पे क्रिएटिनाइन, यूरिया रूल आउट करेगा। ओके, वो वहाँ पे उसके क्रोमोसोमल स्टडी करेगा, कोई अबनॉर्मलिटीज वगैरह है या नहीं है। ओके, तो जैसे कि आपको ये दिख रहा है 14 to 15 वीक में जब 225 ml इतना अमाउंट ऑफ रहता है। ओके, तो एमनियोसेंटेसिस अल्टीमेटली सोनोग्राफी के थ्रू हम पता करते हैं कि प्लेसेंटा किधर है। तो प्लेसेंटा के तरफ एमनियोसेंटेसिस ना करते हुए उसके साइड्स में हम क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं। ओके, ओलिगोहाइड्रोमिनस और पॉलीहाइड्रोमिनस जो कंडीशन है ना, इट इज़ अ क्लिनिकल कंडीशन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन द एमनियोटिक कैविटी इज़ लेस और मोर। ओके, अगर वो लेस रहता है तो उन्हें हम ओलिगोहाइड्रोमिनस बोलते हैं। ओके, लेस दैन नॉर्मल। ओके, नॉर्मल कितना रहता है, वो 1000 ml तक रहता है। ओके, इफ़ इट बिकम 400 ml और लेस दैन 400 ml, इट इज टर्म एज द ओलिगोहाइड्रोमिनस। ओके, तो कब रह सकता है ओलिगोहाइड्रोमिनस, आपको दिमाग लगाना है, आपको अपने ब्रेन का यूज़ करना है। कब रह सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि किससे किससे बनता है वो एमनियोटिक फ्लूइड, किससे किससे बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड किससे किससे बनता है,
ये देखिए एमनियोटिक फ्लूइड सेल बाय फिल्ट्रेशन और सिक्रेशन, ओके। एमनियोटिक सेल से बनता है, वो फीटल यूरिन से बनता है, लंग सेल से बनता है और प्लेसेंटा से बनता है। अभी ओलिगोहाइड्रोमिनस अल्टीमेटली स्टेट है जब उसके पास लेस एमनियोटिक फ्लूइड है, ओके। जो बना रहे थे, ओके, जो वो सेल एमनियोटिक फ्लूइड बना रहे थे वो अल्टीमेटली अभी क्या है, कम है, ओके। तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी विद रिड्यूस प्लेसेंटल ब्लड फ्लो, जैसे मैंने आपको बताया प्लेसेंटा के सिक्रेशन भी क्या कर रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बना रहे हैं, ओके। तो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी विद रिड्यूस प्लेसेंटल ब्लड फ्लो टू द फीटस, इट मे बी द कॉज ऑफ द ओलिगोहाइड्रोमिनस अजेनेसिस ऑफ किडनी, फीटस में किडनी बना ही नहीं है तो फीटल यूरिन पास होगा ही नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड कम रहेगा, ओके। लॉस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड ड्यू टू द प्री टर्म या फिर यू कैन से प्री टर्म रप्चर ऑफ एमनियन, ओके। प्री टर्म रप्चर ऑफ एमनियन, ये जो पर्टिकुलर जो स्टेट है ना, प्री टर्म रप्चर ऑफ एमनियन, यानी कि 40 वीक्स अभी आया नहीं, उसके पहले ही क्या हुआ, एमनियन ब्रेक हो गया है, ओके। द प्री टर्म रप्चर ऑफ एमनियन, अजेनेसिस ऑफ किडनी एंड प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी विद रिड्यूस प्लेसेंटल ब्लड फ्लो टू द फीटस, ओके। ये अल्टीमेटली हमारे 4 क्या है, कॉसेज है ओलिगोहाइड्रोमिनस के, ओके। पॉलीहाइड्रोमिनस क्या है, द एक्सेसिव accumulation of the amniotic fluid या फिर 2000 ml या फिर उससे ज़्यादा in the amniotic cavity leads to the clinical condition that is called the polyhydramnios, okay. It occur due to the esophageal atresia, okay. esophageal atresia मतलब जो पर्टिकुलर जो इसोफेगस जो गया है ना, उसका लूमेन ही बराबर नहीं है, ओके, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, इसोफेजियल एट्रीजिया बोलेंगे, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि फीटस क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को अपने अंदर यानी कि इसोफेगस के अंदर लेता है और लेने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वो ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद अगर कोई इसमें इम्प्योरिटीज़ या फिर कुछ अगर बैड थिंग अगर रहेगा तो अल्टीमेटली वो मटेरियल सर्कुलेशन में पहुंच जाता है बाय डिफ्यूजन, ओके, थ्रू द प्लेसेंटा और वाया प्लेसेंटा, ओके। तो इसोफेजियल एट्रीजिया अगर रहेगा तो बेबी अपने अंदर तो वो लेगा ही नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड तो ले ही नहीं पाएगा क्योंकि इसोफेजियल एट्रीजिया है, इसोफेगस का लूमेन ही कम हो गया, ओके। तो इट मे बी द कॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। डिफेक्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओके। अगर CNS अगर कोई यानी कि उसके ब्रेन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ विच द फीटस इज अनेबल टू swallow द एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। इसोफेगस प्रॉपर है लेकिन सोलो नहीं कर पा रहा है बराबर ढंग से, तो इट मे बी द कॉज ऑफ CNS, ओके। और अल्टीमेटली वो पॉलीहाइड्रोमिनस का कॉज होता है, ओके। इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फीटस, ओके। ये वही यहाँ पे बताया गया कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ विच द फीटस इज अनेबल टू swallow द एमनियोटिक फ्लूइड एंड कॉन्सिक्वेंटली इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फीटस। और अल्टीमेटली होता है कि इससे जो क्वांटिटी होती है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ओके। तो यहाँ पे जस्ट मैंने आपको क्या बताया, रोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बताया आपको मैंने यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड में रहता क्या क्या है और एमनियोटिक फ्लूइड करते क्यों है। एमनियोटिक फ्लूइड अल्टीमेटली 2-3 कामों के लिए करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी करते हैं, क्रोमोजोमल स्टडी करते हैं, ओके। अल्फा फीटोप्रोटीन फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्रिएटिन एंड यूरिया हम फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड के लिए कौन से सेल के थ्रू एमनियन बना है। एमनियन अल्टीमेटली कंप्राइज विद द 2 सेल्स लेयर, एक हमारा स्प्लेनोप्लूरिक लेयर एंड हमारा एक एक हमारा एमनियोजेनिक सेल, ओके, जो कि अल्टीमेटली ट्रोफोब्लास्ट के सेल से ही डिराइव हुआ है, ओके। तो दैट इज रिगार्डिंग फॉर टुडेज क्लास गाइस। हियर आई हैव कंप्लीटेड और यू हैव डिस्कस द एमनियन और एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक फ्लूइड, रोल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ओके। what is parasynthetsis, what is amniocentesis and what is the role of this particular amniocentesis, what is polyhydramnios, what is oligohydramnios and what is the causes of the oligo and polyhydramnios, okay. That is regarding for today's class. Thank you.